जादू दिखाया जा रहा है क्या? जादू? ये बड़ा सौभाग्य पुराने है। ड्रेस में आए लगते हैं। वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, ओपी एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। उनके कार्यकाल का पहला बजट आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है महाराज। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते करते जन सेवा में आकर के आज छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं का बजट बिल्कुल देखेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं, देखेंगे। मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री जी का पहला बजट आ रहा है, तो बजट उनके पास आके पढ़ लेते। कोई जरूरी था उतना दूर जाके पढ़े? यहाँ लगाने में क्या दिक्कत है? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पढ़ तो अंदर से ही रहे ना, बाहर से थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर उनका बजट है तो उनके पास से पढ़ो ना। चलिए आप आज इधर आके बैठ जाइए। आ जाता हूं। वित्तीय वर्ष 24-25 के आय व्यय का उपस्थापन श्री ओपी चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्थक प्रश्न है, क्योंकि अभी तक के विधानसभा में इंस्ट्रूमेंट का प्रदर्शन या उसको देखकर पढ़ने की परंपरा नहीं रही है, और न विधानसभा में इस प्रकार को कोई आदेश है। और मैं वित्त मंत्री जी के टेबल में देख रहा हूं कि लैपटॉप लेके वो खड़े हैं। मैं समझता हूं कि विधानसभा में इस प्रकार की व्यवस्था अभी नहीं दी गई है। कृपया करके जो पुरानी परंपरा है उसके अनुरूप ही उसका वाचन करें, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंस्ट्रूमेंट के प्रदर्शन पर रोक है, उसको देखकर पढ़ने पर रोक नहीं है। तो वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पूरे विधानसभा में कर रहे हैं। और वैसे भी विधानसभा को पेपरलेस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं की ओर हम बढ़ रहे हैं, और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अध्यक्ष थे, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन है ऑनलाइन लगाना शुरू किया, तो उसमें और यदि पूरे पढ़ सकते हैं विधानसभा ऐसी व्यवस्था से जिस उनको तरह से आपत्ति पढ़ नहीं, रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की तो व्यवस्था आने नहीं वाले है। समय में मैं समझता हूँ जो अभी ठीक है वो, और हम तो सब पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं। आप वो पुराने ढर्रे में फिर जा रहे हैं। कहाँ के नरवा गरवा गुरुआ बारी फिर आ गए आप। पूरा दुनिया आप डिजिटल देखो इंडिया की क्या तरफ हो बढ़ रहा है। अब फिर नरवा गुरुआ बारी में आ गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान कर रहे हो। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान हो रहा है। क्या अध्यक्ष जी? धर्म जी बैठिए प्लीज। आपने सही नहीं कहा, गोबर खरीदी भी ऑनलाइन होती थी। अब बैठिए बैठिए ऑनलाइन को ऑफलाइन करने की आदत है अपनी। तो बैठिए बैठिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने आग्रह किया था, निवेदन किया था, मैंने उसको स्वीकार कर लिया है, उनको अनुमति दी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने कुशासन के खिलाफ मुहर लगाकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। ऐतिहासिक जनादेश द्वारा प्रकट किए गए स्नेह और विश्वास के लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्राण प्रतिज्ञा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे चारों ओर चुनौतियों का घना अंधेरा है। महिलाएं कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का शिकार रहीं, युवा मन अविश्वास और आशंकाओं से ग्रसित रहा। पिछले सालों में प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा रहा और राजकीय खजाना हमें खाली मिला है, पर हम अंधेरों के बीच उजाले की तलाश करने की ताकत रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनौतियों का घना अंधेरा है। कोई भी सार्थक व्यक्ति, कोई भी सार्थक समाज, कोई भी सार्थक सरकार कभी अंधकार के साम्राज्य को विजयश्री का तिलक नहीं लगा सकती। चहुओर चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद हम
एक लक्ष्य और सपना देखने की ताकत रखते हैं अध्यक्ष महोदय। चुनौतियों का अंधेरा हमें बच्चन जी की पंक्तियों की स्मरण कराता है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि एक और हम लोग 500 सालों के संघर्ष के बाद श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में होते हुए देख पा रहे हैं, और हमारी पीढ़ी का यह भी सौभाग्य है कि अमृत काल में भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए जा रहे क्रांतिकारी कार्यों को भी हमारी पीढ़ी देख रही है और उसमें सहभागिता भी निभा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अथक ऊर्जा आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है, तो सहज सरल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का कुशल नेतृत्व हमारी ताकत बनकर हमारे साथ है। अध्यक्ष महोदय, आज देश अमृत काल में नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर निहार रही है। विकसित भारत का सुस्पष्ट लक्ष्य सबके सामने है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को ग्रहण लग गया था। भ्रष्ट और स्वार्थपरक ताकतों ने छत्तीसगढ़ को दबोच कर रखा था। चिंता होती थी कि भारत की इस विकास यात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा, लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पराजित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता की उंगलियों पर लगी स्याही ने छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के नए रास्ते खोल दिए हैं। विकास यात्रा का कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है अध्यक्ष महोदय, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार के बजट को महज उसके आय व्यय के लेखा जोखा के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि वह किसी सरकार के भविष्य का विजन होता है, एक दस्तावेज होता है जो दशा और दिशा को निर्धारित करता है। उस विजन डॉक्यूमेंट के रूप में उसे पढ़ा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की इस मोड़ पर सवाल उठता है कि हम छत्तीसगढ़ को आगे कहां लेकर जाना चाहते हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी ताकतें क्या हैं। शॉर्ट मैनेजमेंट में एक एनालिसिस होता है अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब हम अपने छत्तीसगढ़ का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पक्ष उभर कर सामने आएंगे, इसका एनालिसिस जरूरी है अध्यक्ष महोदय। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करके विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित होगा, तब हमारा छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए कैसे आगे बढ़ेगा, यह हमारे सामने एक चुनौती है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए एक स्पष्ट सपना, एक स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है, उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति जरूरी है, एक रोड मैप जरूरी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। 1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर के दिन भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया था, और इसी 1 नवंबर को इसी साल सन 2024 में यह विजन डॉक्यूमेंट जो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 होगा, उसे हम इस राज्य की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे अध्यक्ष। हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे अध्यक्ष महोदय। ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि कोई भी सार्थक व्यक्ति के लिए कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है, हर मंजिल एक पड़ाव होता है अगले मंजिल तक आगे बढ़ने के लिए। इसी दर्शन के साथ मोदी जी कहते हैं कि हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। ये मोदी जी का विजन है। 2047 के दीर्घकालिक विजन तक पहुंचने से पहले हमें मध्यम अवधि के अर्थात मिड टर्म टारगेट भी बनाने होंगे। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिड टर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जैसे मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधि टारगेट के रूप में 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अगले 5 सालों के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का मध्यम अवधि टारगेट रखा है। अध्यक्ष महोदय, हम भी इसी तरह का एक मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग 5 लाख करोड़ है।
इसे आने वाले 5 सालों में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है अध्यक्ष महोदय। पिछले 5 सालों की आप तुलना करेंगे तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस बड़े लक्ष्य को हम स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। यह मध्यावधि लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी जी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा। मोदी जी के सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर चलते हुए हम केंद्र का सहयोग भी प्राप्त करेंगे और देश के विकास यात्रा में अपनी महती भूमिका भी निभाएंगे। छत्तीसगढ़ अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्वय से विकास का नया अध्याय लिखेगा। इस 5 सालों के अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो जीडीपी को केवल 5 सालों में दुगना करने का लक्ष्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत 10 लाख करोड़ की जीडीपी तक जो पहुंचना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में, फंडामेंटल स्ट्रेटेजिकल पिलर्स के रूप में 10 स्तंभों की पहचान किए हैं और उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मैक्सिमम कैपेक्स। चौथा हमारा पिलर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। हमारा 5वां पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। हमारा 6वां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। हमारा 7वां पिलर होगा फोकस ऑन बस्तर सरगुजा। हमारा 8वां पिलर होगा डीडीपी डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स। हमारा 9वां पिलर होगा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास, प्रमोटिंग छत्तीसगढ़ी कल्चर। हमारा 10वां पिलर होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। इन 10 पिलर्स को मैं थोड़ा व्याख्यायित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। हमारा जो पहला पिलर है फोकस अप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने इन चारों समूहों के साथ अन्याय किया है। न केवल गरीबों के छत के अधिकार को छीना गया, यूरिया डीएपी में कालाबाजारी हुई, 2 रुपए में गोबर खरीदकर गुणवत्ता विहीन कंपोस्ट के नाम पर 10 रुपए में जबरन उसे बेचा गया। किसानों के संबंध में अनेक प्रकार की लूटें हुई। अध्यक्ष महोदय, माताओं बहनों को इन्होंने 500 रुपए प्रति माह अर्थात साल का 6,000 रुपए देने का वादा किया था, मगर किसी को 6 रुपए तक नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, ये भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। इस संदर्भ में नेल्सन मंडेला जी के कोटेशन को मैं कोट करना चाहता हूं। डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम्स और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. अध्यक्ष महोदय, किसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम, बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है। ये विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्छ महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई। गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए इन्हें ऊर्जा और सही दिशा और अवसर प्रदान करके हम प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो पिलर है वह है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ
through technology-driven reforms and governance. अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलपमेंट, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन जैसे उच्च स्तरीय तकनीकों से संचालित हो रही है। हम शासन और प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल पर पूरा जोर देंगे। इससे नागरिक सुविधाओं में पारदर्शिता आएगी और समस्याओं का तीव्र समाधान भी होगा। अध्यक्ष महोदय, इससे हम मोदी जी के न खाऊंगा न खाने दूंगा की भावना को चरितार्थ कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा कोयले पर तकनीक आधारित ऑनलाइन रॉयल्टी सिस्टम को हटाकर लाल फीता शाही आधारित मैनुअल सिस्टम लागू किया गया था। हमारी सरकार प्रशासनिक कामकाज की प्रक्रिया में ऐसे कपटपूर्ण मैनुअल हस्तक्षेपों पर पूर्ण विराम लगाएगी और तकनीक आधारित प्रयोगों के माध्यम से हम सरकार के खजाने के लीकेजों को रोकेंगे और जहां कर की दर में वृद्धि नहीं होगी वहां पर भी पारदर्शी तकनीकों पर आधारित करारोपण को अपनाकर सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे अध्यक्ष महोदय, और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी ईमानदारी के साथ प्रत्येक विभाग के साथ चर्चा करते हुए प्रयास किया कि कहां-कहां तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है, कहां-कहां तकनीकों के इस्तेमाल से सरकार के लीकेजों को रोका जा सकता है, जनता को अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसका हमने बहुत गहन अध्ययन किया और इस बजट में मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि विभिन्न विभागों के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए ही कुल मिलाकर 266 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है, जिससे सुशासन और पारदर्शिता को हम सुनिश्चित कर सकें। अध्यक्ष महोदय, तकनीकी पर आधारित ये रिफॉर्म और ये सुशासन, ये जो रिफॉर्म्स होंगे और ये गवर्नेंस होंगे, यही हमारे जीडीपी के केवल 5 साल में 2 गुना तक लक्ष्य जो हमारा है 5 लाख करोड़ के जीएसडीपी से 10 लाख करोड़ के जीएसडीपी तक पहुंचने का, उसका आधार होगा तकनीकी आधारित रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस। उसी के माध्यम से हम अपनी जीडीपी को आने वाले 5 सालों में दुगना करके दिखाने की बड़ी चुनौती को स्वीकार की है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तीसरा हमारा पिलर है अधिकतम कैपेक्स, पूंजीगत व्यय को अधिकाधिक सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर के लिए पूंजीगत व्यय को आधार स्तंभ माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अध्ययन कहता है कि 100 रुपए का पूंजीगत व्यय हम करते हैं तो जीएसडीपी में 247 रुपए की वृद्धि होती है। इसलिए किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके कैपेक्स में अधिकाधिक वृद्धि की जाए। इस बजट में तमाम चुनौतियों के बाद भी हम पूंजीगत व्यय के प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि करने का काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, जबकि पिछले 5 सालों में औसतन आप देखेंगे तो कैपेक्स में वृद्धि 5 सालों के औसत में 12% रही है, जबकि इस बजट में हम 20% की कैपेक्स वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर इस बजट का निर्माण किए हैं। हमारा चौथा पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। इन संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुए उससे होने वाले लाभों का छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना हमारा चौथा पिलर के रूप में इस रणनीति का हिस्सा होगा। हमारा 5वां पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप इको टूरिज्म सर्किट विकसित करना, 5 शक्ति पीठों को विकसित करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, आईटी सेक्टर की स्थापना, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में छत्तीसगढ़ को विकसित करना, वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन जैसे नए उभरते संभावनाओं का लाभ प्रदेश को मिल सके, इसके लिए रोड मैप तैयार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सेवा क्षेत्र में देश की औसतन जो जीडीपी पर योगदान है वो करीब 55% के लगभग है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अभी मात्र 31% है। इसे बढ़ाकर ही हम छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा 6वां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को भी सुनिश्चित करना। हमारे छत्तीसगढ़ में आधुनिक आर्थिक दर्शन के अनुरूप रेड टेपिज्म के स्थान पर रेड कारपेट की निवेश संस्कृति का हम विकास करेंगे। मॉडर्न इकोनॉमिक फिलॉसफी जैसे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, सिंगल विंडो प्रणाली
ऑनलाइन परमिशन, मिनिमम परमिशन जैसी व्यवस्थाओं की स्थापना करके हम आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेंगे। इसी तारतम्य में पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आदर्श प्रयोगों के लिए नीति आयोग, अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान आईएएम्स जैसे विशेषज्ञ संस्थाओं का हम सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे। इन सब सहयोग लेते हुए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा देने का हम काम करेंगे। हमारी रणनीति का 7वां पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये हमारी आर्थिक रणनीति का 7वां स्तंभ होगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से अछूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी, मछली पालन जैसी संभावनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार समन्वित प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। यह हमारी रणनीति का 7वां स्तंभ होगा अध्यक्ष महोदय। हमारी रणनीति का 8वां स्तंभ होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स की स्थापना करने पर हमारा जोर होगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, मध्य मैदानी भाग और दक्षिणी भाग की अपनी अपनी अलग अलग आर्थिक विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं के अनुरूप तीव्र आर्थिक विकास की विकेंद्रीकृत नीति पर काम करते हुए विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स अर्थात डीडीपी की स्थापना को हम सुनिश्चित करेंगे। रायपुर, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशिष्टता है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जाएगी। इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एजुकेशन डेस्टिनेशन, हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की हमारी रणनीति होगी। नवा रायपुर अटल नगर में इस बजट में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे दुर्ग भिलाई में आईटी सेक्टर को प्रमोट करने का, उसको प्रोत्साहित करने का हमारा क्रांतिकारी प्रयास होगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, बीपीओ था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को आकर्षित करने के लिए इन क्षेत्रों में आईटी पार्क की स्थापना के लिए हम रणनीतिबद्ध और विजनरी ढंग से कार्य करेंगे। नवा रायपुर में आईटी आधारित रोजगार सृजन हेतु प्लग एंड प्ले मॉडल का विकास किया जाएगा। इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होंगे। रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ जैसे प्रमुख नगरों को विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की एक रणनीतिबद्ध योजना के तहत हम काम करेंगे। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों के अनुरूप औद्योगिकरण की नीति को आगे बढ़ाएंगे। मैदानी कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी विशेष फोकस किया जाएगा। हमारे रणनीति का 9वां स्तंभ है अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। हमार छत्तीसगढ़ राज्य हर 1956 ले सन 2000 तक शोषण के शिकार रही। ये 44 साल के बीच में लगभग 4 दशक तक कांग्रेस के छत्र राज रही, लेकिन कांग्रेस हर छत्तीसगढ़ नवा राज्य नहीं बनीस। छत्तीसगढ़ के नवा राज्य के रूप में कन्हू स्थापना करीस तो भाजपा के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है। छत्तीसगढ़ी बोली ला राजभाषा बनाए के बूता ला भी अगर कोई करीस तो भाजपा के सरकार है करीस। और अवैया बेरामा छत्तीसगढ़ के बानी, भाखा, तीज, तिहार, परंपरा, संस्कृति, साहित्य सब ला आगू बढ़ाए के बूता पर हमार संकल्प है अध्यक्ष महोदय। हमार जो छत्तीसगढ़ के प्रति जो भावना है हमार सरकार के, बोला मुंगेली जिला के रहोइया केदार परिहार जी कविता के रूप में बड़ा अच्छा तरीका से व्यक्त करे। मर के देव लोग झन जाते हो, मर के देव लोग झन जाते हो, कन्हू जन्म झन पाते हो, छत्तीसगढ़ ला छांव करे बर मैं छानी बन जाता हूं।
कवि की कल्पना है और यही हमारी सरकार की कल्पना है, हमारी सोच अध्यक्ष महोदय, कि मरने के बाद हमको कोई देवलोक नहीं चाहिए, मरने के बाद हमको कोई पुनर्जन्म नहीं चाहिए। हम छत्तीसगढ़ को छांव करने के लिए छानी बनना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, यही हमारे सरकार की भावना है अध्यक्ष महोदय। हमारी रणनीति का 10वां स्तंभ होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अध्यक्ष महोदय, हितोपदेश में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अध्यक्ष महोदय, शेर कितना भी बलशाली हो, उसके मुख पर मृगा आके खुद प्रवेश नहीं कर जाती है। उसे अगर मृग का शिकार करना है तो उद्यम करना पड़ता है, बिना उद्यम के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ क्रियान्वयन हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछली सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा और नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। इन्होंने कहा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और नतीजा निकला बोरबो छत्तीसगढ़। हम गढ़बो से पहले करबो पर ध्यान केंद्रित करेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हमारा संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने बदलबो का नारा दिया था। वह हमारे लिए चुनावी और राजनीतिक स्लोगन मात्र नहीं था अध्यक्ष महोदय, यह उस समय के भ्रष्ट तंत्र को बदलने के लिए था। तो यह नारा आज भी हमारी सरकार आने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए है अध्यक्ष महोदय। ये बदलबो के नारा का अभिप्राय हमारे लिए बहुत दूर तक है। अब यह स्लोगन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के उद्यम से विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलने के लिए अध्यक्ष महोदय, ये बदलबो के नारा का, मोदी जी की इस नारे का बहुत गहरे माने हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन 10 आधार स्तंभों को फोकस में रखते हुए हम आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सतत कार्य करेंगे। इस प्रक्रिया में हमें अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं के परामर्श की लगातार आवश्यकता होगी। देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एडॉप्ट करने के लिए, उनको अपनाने के लिए पहल करेंगे और इस पूरे नॉलेज प्रोसेसिंग की, ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रक्रिया को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे। ये विष्णुदेव साय जी ने, की सरकार ने निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी रगों में है, हमारे रग रग में है। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्पण की लाइनें हैं। हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। उनके द्वारा स्थापित राम राज्य की अवधारणा से बड़ा सुशासन का कोई दूसरा मॉडल दुनिया में नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज को परिभाषित करते हुए कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। अध्यक्ष महोदय, शासन का एक ऐसा मॉडल जिसमें जनता के शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सके, ये राम राज्य की उदात्त कल्पना है। इसी प्रकार की परिकल्पना हमको दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत में, मानव एकात्मवाद में भी दिखती है, जब वो कहते हैं शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और चित्ती, ये पांचों का एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं। राम राज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार कार्य करेंगे अध्यक्ष महोदय, और गुड गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, सारे चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ हमारी सरकार समर्पित होकर कार्य करेगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2023-24 के राज्य के जीएसडीपी में 6.56% की वृद्धि अनुमानित है,
जब किसी अवधि में पूरे देश की औसत जीडीपी में 7.32% की वृद्धि हुई है। प्रचलित दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो 2022-23 में 4,64,000 था, 23-24 में बढ़कर 5,05,000 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार प्रचलित दर पर जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2023-24 का जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट है 6.56% का ग्रोथ रेट, ये राष्ट्रीय औसत 7.32% से भी कम है, जो अर्थव्यवस्था की धीमी गति को स्पष्ट रूप से बता रहा है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत निवेश में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। साथ ही कृषि के अलावा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सेवा क्षेत्र में हमारा योगदान, हमारी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान अभी भी 31% है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 55% के बराबर है। इसे बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी के इस बजट में प्रावधान किए गए अध्यक्ष महोदय, जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 2024-25 में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान हम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन योजना की स्वीकृति भी हमारे कैबिनेट द्वारा, हमारी सरकार द्वारा दी जा चुकी है। 1 मार्च सन 2024 से योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक का भुगतान किया जाएगा। मोदी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के लंबित बोनस की राशि की भुगतान की जा चुकी है और किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना अंतर्गत इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत इस बजट में हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का बजट, पीएचई डिपार्टमेंट का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना बढ़ गया है। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में भी बड़ी वृद्धि हुई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपए की दर से संग्रहण शुल्क भुगतान करने का भी निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प लिया था कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से उन्हें सहायता करेंगे। इसके लिए इस बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएससी परीक्षा के घोटाले की जांच का कार्य सीबीआई को सौंपने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पीएससी परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा और आवश्यक रिफॉर्म पीएससी में सुनिश्चित किए जाएंगे। यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना वर्ष 2024-25 इसी वित्तीय वर्ष से चालू करने का प्रावधान किया गया है। इसी बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का डीपीआर एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्री रामलला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत चालू किया है और इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि
एवं सहायक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु समन्वित प्रयास किया जाएगा। कृषि विभाग के बजट में विगत वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि करते हुए कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए पहले 2003 से पहले 15%, 16% की दर से ब्याज दर पे ऋण मिलता था अध्यक्ष महोदय, जिसे पिछली भाजपा की सरकार ने 0% तक लाया था। और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ की साख सीमा निर्धारित की गई है और ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस बजट में जो प्रावधान है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। कुनकुरी जिला जसपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सिलफिली जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ग्राम सतरेंगा में पर्यटन विकास की दृष्टि से एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का भी प्रावधान किया गया है। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना की जाएगी। रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकास खंडों में नवीन नर्सरी की स्थापना की जाएगी एवं पूर्व से संचालित 20 नर्सरियों में अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। पशु औषधालय कुंवारपुर एवं माड़ीसराई जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं पशु औषधालय कोल्हेनझरिया जिला जसपुर का पशु चिकित्सालय के रूप में उन्नयन का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम भोरिंग जिला महासमुंद, ग्राम चरौदा जिला शक्ति, ग्राम किरगी जिला राजनांदगांव, ग्राम खैरवना जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर तथा ग्राम मटासी जिला जसपुर में नवीन हेचरी की स्थापना करके मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। सिंचाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। संभावित सिंचाई परियोजनाओं की सूची में 10 करोड़ से अधिक लागत के 156 कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं हेतु 692 करोड़, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ तथा एनीकट एवं स्टाफ डैम निर्माण हेतु 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केलो सिंचाई परियोजना की नहरों का काम रायगढ़ जिले में वर्षों से अधूरा था। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर निर्माण के काम को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लिए राज्य जल सूचना केंद्र की स्थापना हेतु 1 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है जल संसाधन विभाग में। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई बांधों की देखभाल एवं मरम्मत के लिए छोटे छोटे मरम्मत कार्यों के लिए बांधों में पानी बहता रहता है। अध्यक्ष महोदय, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य बांध सुरक्षा संगठन का पृथक से सेटअप स्वीकृत किया गया है। सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए इस बजट में 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे सिंचाई बांधों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना संभव हो सकेगा। सहकारिता के क्षेत्र में सहकार से समृद्धि की ओर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारी समितियों की लाभप्रदता एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 100 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद एवं बीज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा विशेष प्रकार के आवश्यक प्रशिक्षण संचालित किए जा सकें, इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाएगा और उसके लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इस वर्ष के बजट में
70% की वृद्धि करते हुए 17,529 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो आवास निर्माण करने हैं उसके लिए इसी बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2,788 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवीन सड़कों के निर्माण एवं वर्तमान सड़कों के संधारण हेतु 841 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार की गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों एवं कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 19 जिलों में पीवीटीजी बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 12 बृहद पुलों एवं सड़कों के लिए 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों का विकास, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु कबीरधाम, गरियाबंद, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, धमतरी, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, जसपुर एवं नारायणपुर में संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भवन विहीन छात्रावास आश्रमों के 46 भवन निर्माण हेतु 78 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बलरामपुर, महाराजगंज, शंकरगढ़, डिंडो, राजपुर, लखनपुर, कांसाबेल, बगीचा, दोकड़ा, बतौली, मनोरा, कोदबा, दुलदुला, पंडरीपानी, तपकरा तथा नर्मदापुर तथा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास हेतु जसपुर नगर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पैकू, दोकड़ा, रौनी, गाला, कोदबा, बागबहरा, लोदाम, दुलदुला, लवाकेरा, पंडीपानी, कांसाबेल, बटईकेला, कुनकुरी, देवगढ़, मंगारी, बतौली, घाटबर्रा, नवापारा, लखनपुर, कमलेश्वरपुर तथा लुंड्रा प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास करजी, धौरपुर, बोंदा, अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास महासमुंद, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बाजार अतरिया, कोरबा, करतला एवं प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जिला रायगढ़ में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 5 संभाग मुख्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास की स्थापना हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला मुख्यालय बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीड़ा परिसर की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को यूपीएससी की परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए द्वारिका में एक यूथ हॉस्टल हमारी पिछली सरकार के द्वारा बनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी 65 बच्चों को सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति देकर तैयारी कराई जाती है। इन 65 बच्चों के सीटों को सीधा 3 गुना के लगभग वृद्धि करते हुए 200 बच्चों के लिए यूपीएससी की तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर के 80 करोड़ हितग्राहियों के लिए निःशुल्क चावल वितरण की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण से बचाव हेतु फोर्टिफाइड राइस के वितरण के लिए 209 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शक्कर वितरण योजना अंतर्गत 150 करोड़,
गुड़ वितरण हेतु 81 करोड़, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदान करने हेतु 400 करोड़ एवं रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु 139 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता कल्याण अंशदान फंड योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पेयजल की व्यवस्था के संबंध में प्रदेशवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचई विभाग के अंतर्गत गत वर्ष के बजट को लगभग 2 गुना बढ़ाते हुए 5047 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष किया गया है। इसमें हर घर नल योजना मोदी जी की जो है उसे पूरा करने के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड एवं राज्य पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। यहां भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शिकायत निवारण एवं नए कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। जल की गुणवत्ता की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। वाड्रफ नगर जल आवर्धन योजना हेतु 1 करोड़ 82 लाख का प्रावधान किया गया है। ग्रामों में पेयजल प्रदाय हेतु 71 करोड़ एवं नलकूपों के अनुरक्षण हेतु 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मातृशक्ति एवं नवनिहालों का विकास महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए तो बहुत सारी मल्टीप्लिसिटी थी स्कीम्स की अध्यक्ष महोदय, उसके कारण 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 628 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन बनाने की एक नवीन योजना हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। इस हेतु 20 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। जसपुर जिले के कुनकुरी में मॉडर्न खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2 इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु भी 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 5 नवीन जो जिले गठित हुए हैं, इन्हें पिछली सरकार ने गठित किया है, वहां जिला कार्यालयों की स्थापना हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत किया गया है। कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। इस मद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। भू राजस्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग जिले में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, रायपुर तहसील ऐसे तहसील हैं अध्यक्ष महोदय जहां बस्तर संभाग के सभी जिलों में जितने राजस्व प्रकरण नहीं है उससे ज्यादा एक एक तहसील पर हैं। इसलिए वहां पे अतिरिक्त पद सृजित करके राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इस हेतु तहसीलदार के 30 और नायब तहसीलदार के 15 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया। भू नक्शों का जियो रिफरेंसिंग कराया जाएगा। तब प्रत्येक भूखंड में यूएल पिन नंबर देते हुए भू आधार कार्ड जारी किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में 1:500 के स्केल पर भूमि का नवीन सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में छोटे भूखंडों को भू नक्शे पर दर्ज किया जाना संभव हो सकेगा। भू अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया जाएगा। इससे सिविल न्यायालय द्वारा भूमि संबंधी प्रकरणों में पारित आदेशों के परिपालन में भू अभिलेख का सुधार कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से संभव हो सकेगा। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं सरल बनाया जाएगा। कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण राज्य में कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य पुलिस बल में 1889 पदों की वृद्धि की गई है।
नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले राज्य पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त रेडी टू ईट फूड की व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की सुरक्षा की दृष्टि से स्पाइक रेजिस्टेंट बूट देने के लिए बजटरी प्रावधान किया गया है। साइबर क्राइम के प्रकरणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए कबीरधाम, कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में 4 नवीन साइबर पुलिस थानों की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सीमावर्ती जिलों में मानव तस्करी के प्रकरणों में पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर एवं जसपुर जिले में 5 नवीन महिला थाना की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। डायल 112 की सुविधाओं का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 149 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत 3 जिलों हेतु वाटर टेंडर, फोम टेंडर, वाटर बाउचर क्रय किए जाएंगे। इसके लिए 14 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। जेल में रहने वाले बंदियों को उनके परिजनों से बातचीत करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 जिला जेल एवं 8 उप जेलों के प्रिजन कॉलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। जेलों की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न कार्य जैसे बंदी बैरक, सीसी रोड, आवासीय भवन एवं बाउंड्री वाल निर्माण हेतु 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो कर्मचारी रहते हैं उनको थाना क्षेत्र में ही रहने को मिल सके, दूर दराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वे रह सकें, इसके लिए 129 करोड़ रुपए के पुलिस चौकी, थाना एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु 71 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, राज्य के दूरस्थ एवं अंतिम छोर पर स्थित जिला बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 44 पदों का सृजन एवं 1 करोड़ 45 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। 40 व्यवहार न्यायालयों तथा 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना हेतु 360 पदों का सृजन एवं 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला मुंगेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए 9 पदों का सृजन और इस कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कटघोरा जिला कोरबा में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए 19 पदों का सृजन किया गया है। महासमुंद एवं जगदलपुर में परिवार न्यायालय भवन तथा 24 स्थानों पर व्यवहार न्यायालय, इस प्रकार कुल 26 न्यायालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यायिक कर्मचारियों के 289 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए कुल 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था एवं वीडियो वॉल की स्थापना तथा जेल एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकॉर्डिंग हेतु अतिरिक्त सेटअप एवं कंप्यूटर उपकरणों की व्यवस्था के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई विभाग नहीं अध्यक्ष महोदय जहां टेक्नोलॉजी के लिए हमने बजट न दिया। ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर इंजीनियर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 596 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। नगरीय सुविधाओं का विकास, नगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत 1002 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अमृत मिशन योजना अंतर्गत 795 करोड़ एवं अधोसंरचना विकास मद अंतर्गत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर एवं बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 206 करोड़ एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए 166 करोड़ तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्र में स्थित स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर पंचायत कुनकुरी, प्रतापपुर, लोरमी एवं मनेंद्रगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई गवर्नेंस के तहत बजट एवं अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करने के लिए 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किए जाने हेतु GIS आधारित सॉफ्टवेयर निर्माण करने के लिए भी बजट प्रावधान किए गए हैं। इससे प्रॉपर्टी टैक्स की प्राप्तियों में
पारदर्शिता आएगी। इन कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में अध्यक्ष महोदय, रायपुर में एक नालंदा परिसर बना है, एक ऐसा लाइब्रेरी राष्ट्रीय स्तर की जिसमें 3000 से अधिक युवा आज वेटिंग में है। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थानों पर सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 148 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। शहरों में जल की शुद्धता के ऑटोमेटेड जांच एवं प्रदर्शन प्रारंभ किया जाएगा। रतनपुर और डोंगरगढ़ में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ड्रिंक फ्रॉम टैप वाटर का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। छोटे घरों के लिए 15 दिवस के अंदर कंप्यूटराइज्ड जांच प्रणाली के माध्यम से भवन निर्माण के अनुमति की व्यवस्था लागू की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ई बस सेवा अंतर्गत वाहनों ई बस क्रय करने हेतु 103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा और ये ग्रीन एनर्जी की दिशा में हमारा एक बड़ा कदम होगा। स्टेट कैपिटल रीजन के एकीकृत विकास योजना तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईटी इनेबल्ड सेवाओं के अनुकूल अधोसंरचना विकसित की जाएगी, इसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल हब एवं आंतरिक मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिटी डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के लिए 206 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति, आम नागरिकों के लिए राज्य में पर्यटन सुविधा बढ़ाए जाने हेतु मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 शक्तिपीठों अर्थात रतनपुर, चंद्रपुर, दंतेवाड़ा, कुदरगढ़ इन 5 स्थानों को विकसित करने के लिए योजना तैयार की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभागवार महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप देने के लिए छत्तीसगढ़ वेब अभिलेखागार में जन सामान्य को सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वनवासियों की भाषा, आदिवासी भाइयों की भाषा गोंडी भाषा है। गोंडी भाषा के विकास हेतु हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से गोंडी भाषा में अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा। इससे गोंडी भाषा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में गोंडी, हल्बी जैसी आदि भाषाएं हैं। इन आदि भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद का भी गठन किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन, तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4000 रुपए से बढ़ाते हुए 5500 की दर से संग्रहण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति जारी की जाएगी। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किसान वृक्ष मित्र योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत निजी भूस्वामी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं को वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कैंपा योजना में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप वनों के प्राकृतिक पुनरुत्पादन हेतु 240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों को चरण पादुका वितरित करने हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना अंतर्गत फलदार प्रजातियों का वृक्षारोपण, चारागाह विकास, जल की उपलब्धता तथा हाथी मानव द्वंद्व के कुशल प्रबंधन के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन और अन्य कार्यों हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बार नावापारा अभ्यारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभाग के कार्यों का वेब एवं मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किए जाने के उद्देश्य से प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत 14 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
वन विभाग द्वारा किए जाने वाले लकड़ियों की नीलामी के लिए ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षित प्रदेश विकसित प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्परता से लागू किया जाएगा। चरणबद्ध रूप से इसका क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं को उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुरूप विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इकोसिस्टम के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती एवं पद स्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय एवं सुगम व्यवस्था लागू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च, इनोवेशन, गुणवत्ता उन्नयन आदि कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। इस हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययनशाला प्रारंभ की जाएगी। आपराधिक न्यायिक तंत्र में निष्पक्ष परीक्षण एवं जांच के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही फॉरेंसिक साइंस विषय हेतु अध्ययनशाला प्रारंभ किए जाएंगे। इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। भवन विहीन 20 शासकीय महाविद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ तो अन्य निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 15 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के नवीन विषय एवं संकाय खोले जाएंगे। 22 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय प्रारंभ किए जाएंगे। सूरजपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा एवं बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की जाएगी। भवन विहीन 57 शासकीय हाई स्कूलों एवं 39 शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय एवं ग्राम बेंद्री विकास खंड अभनपुर में जिला रायपुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पिपरिया जिला कबीरधाम में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों एवं आम जनता में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने एवं विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से राजधानी में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले में एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। प्रदेश के बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक एवं एपीएल परिवारों को 50,000 तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालित की जाएगी। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में 1,821 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है बिलासपुर का छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसका भवन जर्जर होकर वर्षों से चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए के लागत से नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा एवं इसके लिए 776 करोड़ की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल के भवन निर्माण किया जाएगा। अंबिकापुर में
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के साथ संयोजित करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर वहां चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के अस्पतालों को गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS सर्टिफिकेशन कराया जाएगा। इस हेतु 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायगढ़, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, बैकुंठपुर, जसपुर एवं नारायणपुर के जिला चिकित्सालयों को आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित किए जाने हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर की स्थापना हेतु 2 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नवीन 5 जिले खैरागढ़ छुई खदान गंडई, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, गौरेला पेंड्रा मरवाही एवं शक्ति में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों की स्थापना की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी तथा कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। बस्तर में नर्सिंग कॉलेज की स्टाफ क्वार्टर हेतु भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। डीकेएस के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय रायपुर में छात्रावास निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 25 जिला चिकित्सालयों एवं 48 क्रियाशील फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए लैब टेक्नीशियन के 373 पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां, जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन के लिए 37 पदों का प्रावधान किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र गोलावंड, जिला कोंडागांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन हेतु 12 पदों का प्रावधान किया गया है। सिविल अस्पताल कुरुद, जिला धमतरी को 50 बिस्तर अस्पताल से 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। 15 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 276 नवीन पद सृजन का प्रावधान किया गया है। शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति तथा योग संबंधी परामर्श सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 3 करोड़ 50 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर एवं कोंडागांव में जिला आयुर्वेद कार्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। 6 आयुर्वेद औषधालय रतनपुर, जिला कोरिया, सेमरिया, जिला रायपुर, निकुंम, जिला दुर्ग, चित्रकूट, जिला बस्तर, सुपेबेड़ा, जिला गरियाबंद तथा रेरुमा खुर्द, जिला रायगढ़ में खोले जाएंगे। जिला आयुर्वेद कार्यालय सूरजपुर में 10 बिस्तर के पॉलीक्लिनिक की स्थापना की जाएगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों, श्रमिकों, निराश्रितों एवं दिव्यांगों की सहायता। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो मोदी की गारंटी का हिस्सा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण हेतु अटल श्रम सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 123 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। विभाग द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु श्रमेव जयते पोर्टल आरंभ किया जाएगा। पोर्टल के विकास हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निराश्रितों, वृद्धजनों, दिव्यांगों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन योजनाओं का लाभ देने के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 23 लाख हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल पाएगा। प्रदेश के दिव्यांगों के सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांग अनुकूल बनाने के प्रति भी इस बजट में बजटीय प्रावधान किए गए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग वर्तमान उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ कोर सेक्टर में
पूर्व से कार्यरत उद्योगों के क्षमता विकास के लिए भी अनुकूल अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में उपलब्ध उपयुक्त शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इस योजना के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 60 करोड़, फूड पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदान हेतु 200 करोड़ एवं ब्याज अनुदान हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस हेतु भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में अत्याधुनिक छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाइयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किए जाने हेतु स्टार्टअप समिट का आयोजन किए जाने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जिला कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना किए जाने हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। प्रदेश के हैंडलूम, हस्तशिल्प एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के बिक्री एवं प्रचार प्रसार के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने हेतु राजधानी में राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का यूनिटी मॉल रायपुर में स्थापित किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपए होगी और इसके लिए 80 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान होगा। 50% सेंटर से मिलेगा। ऊर्जा विभाग 5 HP तक के कृषि पंपों को वार्षिक 7,500 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना में 6,96,000 कृषि पंपों को लाभ मिलेगा। हाफ बिजली बिल योजना अंतर्गत 43,34,000 घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 1,274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषकों को सिंचाई की सुविधा हेतु सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु 670 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रति माह 30 यूनिट की खपत पर निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है। इस हेतु एकल बत्ती कनेक्शन योजना अंतर्गत अनुदान मद में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सौर सामुदायिक सिंचाई योजना अंतर्गत 795 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। आईटी अधोसंरचना एवं आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, प्रशासनिक कार्यों में तेजी, शासकीय धन के कपटपूर्ण संव्यवहार पर रोक तथा शासन में पारदर्शिता लाने के लिए आईटी अधोसंरचना का तेजी से विकास किया जाएगा। राजधानी मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कार्यों में आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों में कुल मिलाकर 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह हमारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को सही ढंग से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है, ताकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। राज्य शासन द्वारा संचालित सभी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की एकजाई मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। शासकीय धन के आय व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली इफमिस 2.0 प्रारंभ की जाएगी। भारत नेट परियोजना के तहत राज्य की 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। इसके रखरखाव एवं संचालन के लिए 66 करोड़ की पुल निधि के गठन का प्रावधान किया गया है। एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना के नवीन संस्करण हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई के माध्यम से हॉटस्पॉट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जाएगी। इस हेतु प्रथम चरण में
1000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई की सुविधा के लिए पीएम वाड़ी परियोजना अंतर्गत 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जा रहे ई परिसंपत्ति, मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट की साइबर सुरक्षा हेतु आवश्यक जांच एवं सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी। अधोसंरचना निर्माण। प्रदेश में अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 8,017 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित कुल 22,300 करोड़ रुपए का पूंजीगत मद में व्यय का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यह प्रावधान गत वर्ष के पूंजीगत बजट के प्रावधान से 20% अधिक है, जबकि पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज कैपेक्स में 12% की ही वृद्धि हो रही थी। राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 190 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 390 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 747 करोड़, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त 200 करोड़, शहरी क्षेत्र के मार्ग हेतु 50 करोड़, बृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 244 करोड़, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1690 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसमें 1268 सड़क कार्य हेतु 737 करोड़, 349 बृहद एवं मध्यम पुल निर्माण हेतु 175 करोड़ तथा 55 भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना खर्चों में जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर एयरपोर्ट हेतु सुरक्षा उपकरण एवं अन्य व्यवस्थाओं को निर्मित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। जसपुर हवाई पट्टी एवं बलरामपुर हवाई पट्टी के उन्नयन एवं सुधार हेतु 16 करोड़ 20 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। रेल लाइनों के लिए भी इस बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एवं जिला कोरिया अंतर्गत शहरों के विकास और स्थायित्व के लिए रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना चिरमिरी नागपुर हाल्ट की नई रेल लाइन हेतु 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से किए जाने हेतु राशि 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कर प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। कर प्रशासन में मजबूती एवं पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों में आईटी टूल्स की सहायता ली जाएगी। कर प्राप्तियों में सुधार हेतु निगरानी तंत्र को भी मजबूत बनाया जाएगा। राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख स्रोत वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट जीएसटी है। वस्तु एवं सेवा कर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए डेटा ड्रिवन फ्रॉड एनालिसिस सहित राजस्व संवर्धन के अन्य उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। इस हेतु इस बजट में 9 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जीएसटी संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आबकारी करावंचन के प्रकरणों पर नियंत्रण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। इसके लिए विभागीय पदों में वृद्धि, निरीक्षण हेतु वाहन व्यवस्था, मॉनिटरिंग हेतु कंप्यूटर उपकरण इत्यादि के लिए 3 करोड़ 88 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। भूमि एवं भवनों का हस्तांतरण तथा अन्य विविध पंजीकृत संव्यवहार हेतु राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इससे धोखाधड़ी एवं बेनामी लेन देन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। विचाराधीन संपत्तियों का ऑटो वैल्यूएशन मॉड्यूल के तहत बाजार मूल्य की ऑनलाइन गणना का विकल्प होने से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2024-25 में 1,47,500 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 22% अधिक है। पिछले 5 वर्षों में
बजट के साइज का जो औसत ग्रोथ था वो 8% था, जबकि पिछले बजट की तुलना में इस बजट में हम 22% की वृद्धि बजट के आकार में कर रहे हैं। कर प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 68,400 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 57,500 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 21,600 करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग का आकार 1,60,568 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1,47,446 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 1,24,840 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 22,300 करोड़ रुपए का होगा। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय प्रावधान 18,660 करोड़ था। वर्ष 2024-25 में 22,300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उप योजना मद में 33% एवं अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना मद में 13% राशि का विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 45%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 35% एवं सामान्य सेवा के क्षेत्र के लिए 20% का प्रावधान किया गया है। राजकोषीय स्थिति। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के स्वयं के राजस्व में 22% की वृद्धि का हमने बड़ा लक्ष्य रखा है। 17 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य का कुल ऋण भार 41,695 करोड़ रुपया था, जो विगत 5 वर्षों के दौरान लगभग 91,520 करोड़ रुपए हो गए। इस प्रकार राज्य निर्माण के पश्चात 18 वर्षों में लिए गए ऋण से भी अधिक ऋण पिछली सरकार द्वारा केवल 5 वर्ष के दौरान लिया गया। जनवरी 2024 की स्थिति में राज्य का कुल ऋण भार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तथा जीडीपी की तुलना में 18% है। वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 19,696 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें केंद्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण 3,400 करोड़ रुपए शामिल है। भारत सरकार के निर्देश अनुसार यह राज्य के वित्तीय घाटे का भाग नहीं है, अतः इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 16,292 करोड़ रुपए होगा, जो राज्य के जीडीपी का 2.9% है। इस प्रकार एफआरबीएम एक्ट में निर्धारित 3% की सीमा के भीतर है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,25,900 करोड़ रुपए एवं कुल राजस्व व्यय 1,24,840 करोड़ रुपए है। अतः वर्ष 2024-25 में राजस्व अधिक 1,060 करोड़ रुपए का होगा, अर्थात यह बजट रेवेन्यू सरप्लस राजस्व आधिक्य वाला बजट है। कर प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है। न ही करों की दर में कोई वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत आज विश्व गुरु की भूमिका में पुनः आ गया है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। केवल 10 सालों में 11वें स्थान से आगे बढ़ते हुए हमने 5वें स्थान तक की छलांग लगाई है। कभी बीच में सांप सपेरों के देश की दुर्भाग्यजनक पहचान बना दिए गए भारत को आज विश्व महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अमृत काल में अगले 5 सालों के भीतर ही मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हम न केवल इस विकास के भागीदार हैं, बल्कि इस विकास में हमारा बढ़ चढ़कर योगदान भी अपेक्षित है। भले ही हमने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह समय रुकने का नहीं है। मोदी जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है, सही समय है, जब हम
कमर कसकर मां भारती और छत्तीसगढ़ महतारी को उसके पूरा वैभव के पुनर्स्थापना हेतु चल रहे महायज्ञ में भागीदार बने। भले ही हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है। यह समय रुक जाने का नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि देश की प्रगति के साथ चलते रहने का है। देश के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ को तेजी से आगे बढ़ाने का है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के फिलॉसफी को, हमारी सरकार के सोच को, हमारी सरकार के दर्शन को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूं। गहन सघन मनमोहक वनतरु, गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहां आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। हमारी सरकार का ये विजन है अध्यक्ष महोदय। हम काफी चले हैं, इस प्रक्रिया में अनेकों लोगों का योगदान रहा है और आगे और द्रुत गति से चलते रहेंगे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये पालनहारी सरकार है जो छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी, जो 5 लाख करोड़ के जीडीपी को 10 लाख करोड़ जीडीपी तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, जो एक विजन डॉक्यूमेंट 1 नवंबर सन 2024 को प्रस्तुत करने जा रही है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 जो विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने वाला होगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 का बजट छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की दिशा में हमारा पहला कदम है। राम काज कीन्हे बिनु हमें कोई विश्राम नहीं है। इस भावना के साथ वर्ष 2024-25 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं आय विधेयक पर समान चर्चा के लिए दिनांक 12 और 13 फरवरी 24 की तिथियां नियत करता हूं। आय विधेयक पर सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 को अपराह्न 3 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय में प्राप्त किए जा सकते हैं। अध्यक्षीय दीर्घा में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं। सदन की ओर से उनका स्वागत करते हैं। सभा की कार्यवाही दिनांक सोमवार 12 फरवरी 2024 को 11 बजे तक के लिए स्थगित।